गया तो दूसरे मुल्क में सूरज निकल जाता था। ऐसे सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने ललकारने का काम किया और कहा कि आपके आने से पहले हमें कुआं में चढ़ने का अधिकार नहीं था। आज आपकी सरकार है, आपके सरकार होने के बाद भी हमें कुआं में चढ़ने नहीं दिया जाता। आपके आने से पहले हमें स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। आज आपके भारत में सरकार है, आज भी हमें स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता। आपके आने से पहले हमें सार्वजनिक स्थानों में जाने की इजाजत नहीं थी। आज आपकी सरकार है, आपके सरकार होते हुए भी हमें सार्वजनिक स्थानों में जाने की इजाजत नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश साम्राज्य के जो सरकार है उनको कहते हैं कि आपका यहाँ भारत आने का हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तब ब्रिटिश सरकार सोचने पर मजबूर हुई और उन्होंने साइमन कमीशन का एक कमेटी गठन किया और भारत में भेजने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि साइमन कमीशन की जो अनुशंसा थी वो शोषित वंचित समाज के लिए आई थी, मगर गांधी और उनके जो कांग्रेस कमेटी के जो कांग्रेस एंड कंपनी के लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन का यहाँ विरोध किया। उसके बाद जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो सिख हैं, मुसलमान हैं, दलित शोषित वंचित हैं, उन सब के प्रतिनिधि को लंदन बुलाने के लिए गोलमेज सम्मेलन रखाया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तब हमारे प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर वहां प्रतिनिधित्व करने गए। सिख कम्युनिटी थी, उनके जो प्रतिनिधित्व थे वो भी वहां गए। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन गए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और अपना विचार अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखा। वो दिन लट चुके हैं कि आप 7 समंदर पार बैठकर हमारे देश का डिसीजन लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपनी सरकार अपने आप बना सकते हैं, हम अपना संविधान अपने आप बना सकते हैं। जब गांधी जी को बाबा साहब के ये विचार जब पता चला, बाबा साहब के विचार देशभक्ति से ओतप्रोत थे। जब ये विचार गांधी जी को पता चला तो गांधी जी बहुत खुश हुए कि अम्बेडकर नाम का कोई व्यक्ति इस तरह का विचार लंदन में रखकर आया है। मगर जो ही गांधी जी को बाबा साहब अम्बेडकर की जाति का पता चला, गांधी जी पूरे आवेश में आ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे कैसे भी करके अब अम्बेडकर साहब का विरोध करना है। तब उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड लंदन भाग लेने गए और उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधित्व थे उनसे मिले और उनसे कहने लगे कि अगर आप अम्बेडकर का विरोध करते हैं तब जो आपकी अनुशंसा है मैं उसको पूरी करूंगा। लेकिन सलाम है ऐसे मुसलमान समाज के प्रतिनिधि लोगों का जिन्होंने गांधी के बहकावे में ना आकर बाबा साहब के समर्थन में लंदन में हमारे साथ खड़े हुए। बाबा साहब ने कैसे भी करके हमारे लिए कम्युनल अवार्ड वहां से पा लिया। तब गांधी जी उन्हें वहीं ललकारते हैं कि अम्बेडकर
तूने तो यहाँ कम्युनल अवार्ड ले लिया, मैं भी देखता हूँ कि तुम इसको भारत में लागू कैसे करते हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनकी शिकायत की। जब गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर सब वापस आए भारत में, तब गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद जब नेहरू, सरदार, जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बाबा साहब से यरवदा जेल में मिलने आए। जब नेहरू जी ने कहा कि गांधी जी, आप इन शोषित वंचित समाज के लिए, इस छोटे से अवार्ड के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाते हो? तब गांधी जी कहते हैं कि नेहरू, तुम्हें पता नहीं है कि अंबेडकर एक ऐसा अधिकार लेकर आया है, अगर ये अधिकार भारत में लागू हो गया तो आने वाले कल में इस देश का प्रधानमंत्री कोई नेहरू नहीं होगा, बल्कि अंबेडकर और अंबेडकर के समाज के लोग होंगे। तब नेहरू और सरदार लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के ऊपर दबाव बनाया गया। जब बाबा साहब एक बैठक से रात को जब वापस आते हैं, तब उनके कार को कुछ गुंडे सड़क में रोक लेते हैं और उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बाबा साहब दोनों तरफ देखते हैं और निकलकर, कार से निकलकर बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए? तब वो गुंडे कहते हैं कि अंबेडकर, तूने जो कम्युनल अवार्ड इंग्लैंड से लेकर आया है उसे वापस कर दे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो हम तुझे यही मार देंगे। ये लाइन साथ लेकर जाना, अपने लोगों को बताना कि बाबा साहब ने जवाब क्या दिया। बाबा साहब कहते हैं, ये खंबा तुम्हें दिख रहा है, मुझे इस खंबे में जिंदा लटका दो, तब भी मैं अपने लोगों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। फिर वो गुंडे डर जाते हैं और बाबा साहब वहां से कैसे भी करके निकल जाते हैं। अगले दिन जो महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी जी, अपनी सहेलियों के साथ, जिसमें सरोजनी नायडू जी भी थी, बाबा साहब अंबेडकर के घर जाते हैं और बाबा साहब के सामने खड़े होकर बाबा साहब के सामने अपना आंचल फैलाकर कहते हैं कि बाबा साहब, आप मेरे पति के प्राणों की भीख मुझे दे दो। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक बहन के सुहाग के लिए अपने समाज के करोड़ों बहनों को विधवा नहीं कर सकता। और कस्तूरबा गांधी जी को कैसे भी मनाकर वो घर से विदा करते हैं। इसी बीच जो उनकी पत्नी थी रमाबाई अंबेडकर, वो भी सब चीज, सब कुछ नजारा पर्दे के पीछे खड़े होकर देख रही थी। जैसे ही कस्तूरबा गांधी वहां से निकलती है, रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब के सामने आकर खड़े हो जाती है और कहती है कि बाबा साहब, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे इनका भी सुहाग बच जाए, जिससे हमारा भी काम बन जाए और उनका भी कुछ नुकसान ना हो। पूरे बाहर से जो दबाव था वो तो अलग था, पत्नी से भी बाबा साहब को दबाव झेलना पड़ा। दुश्मन तो विरोध कर ही रहे थे, घर से उसके दोस्त थे वो भी अब उनका विरोध करने लगे। तब बाबा साहब अंबेडकर को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तब बाबा साहब ने समझौता के लिए सोचा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि हम ऐसे समझौता नहीं करेंगे। तब उन्होंने एक शर्तनामा बनाया और शर्तनामा था आरक्षण। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण हमें भीख में मिला है, लेकिन आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला, बाबा साहब ने इनके हाथों से छीना था। तब जाकर 24 सितंबर 1932 को शाम के समय पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जिसे आज हम मना रहे हैं। जब पूना पैक्ट समझौता हुआ 1932 में, उसके कुछ समय बाद
गांधी जी के नेतृत्व में जो पूना पैक्ट समझौते की शर्तें थी उसकी धज्जियां उड़ने लगी, खुलेआम उसका उल्लंघन होने लगा। तब बाबा साहब ने सोचा कि मैं समाज के सामने गांधी जी के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करूंगा, और उन्होंने 1934 में कांग्रेस और गांधी को एक्सपोज करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू बी अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। जब ये पुस्तक बाबा साहब ने लिखी और पब्लिश हुआ, कांग्रेस और गांधी के चमचे भड़क उठे और उन्होंने बाबा साहब की जो पुतला था उसे जगह जगह जलाने का काम किया, और एक सुबह जो उनका प्रेस क्लब था भारत भूषण, उसे भी इन्होंने जला दिया। पूरे देश का दबाव बाबा साहब पे पड़ा। मनो मीडिया बाबा साहब को गालियां देना शुरू कर दी। खून से लिखी हुई खतें बाबा साहब के पास पहुंचने लगी। आपको सोचना होगा कि हमारे असली मसीहा कौन है, हमें समझना होगा और हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो बाबा बाबा बोलकर बापू की गोद में बैठ जाते हैं। अभी हम बहुजन समाज पार्टी के तत्वधान में उसके झंडे तले आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चुनाव का दौर आने दीजिए। कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो कांग्रेस और भाजपा के बैनर तले चंद टुकड़ों के लिए अपने ईमान का सौदा करेंगे। अगर आपको पूना पैक्ट को समझना है तो आपको मान्यवर साहब काशीराम के लिखी हुई पुस्तक चमचा युग को पढ़ना होगा। मान्यवर साहब काशीराम जिसे चमचा कहते हैं, हम उसे गद्दार कहते हैं। गद्दार तब भी थे, गद्दार बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में भी थे, गद्दार बीच में भी आए और गद्दार आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। हमें गद्दारों को पहचान करना होगा और उनकी असली औकात दिखानी होगी। अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना सके, तब अपने साथ अपने लोगों को भी जोड़ना होगा। आज समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार, हत्याचार, बलात्कार हो रहा है, आरक्षण पे तलवार लटकी हुई है, इस सब का एक ही कारण है कि हमारे समाज से चुने हुए प्रतिनिधि गद्दार हैं और आने वाली नस्लें, आने वाली भावी पीढ़ी इनसे पूछेगी कि अगर आप गद्दारी नहीं करते तब ये सरकार हमारे हक अधिकार के खिलाफ कुठाराघात करने से पहले 100 बार सोचती, 1000 बार सोचती। ये लोग गलत प्रचार के माध्यम से एक षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करती है और कहती है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। साहब छाती ठोक कर कहते हैं, हाँ बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। हाँ बहुजन समाज पार्टी किसानों की पार्टी है। हाँ बहुजन समाज पार्टी महिलाओं की पार्टी है। हाँ साहब बहुजन समाज पार्टी युवाओं की पार्टी है। हमें जो भारत के शोषित वंचित समाज है, हाँ साहब छाती ठोक कर कहते हैं बहुजन समाज पार्टी शोषित वंचित समाज की पार्टी है। हमें सोचना है, समझना है। और आज जो आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस बात को अपने लोगों के पास लेकर जाना है। कांग्रेस और भाजपा के हमें पर्दाफाश करना है और मान्यवर साहब काशीराम ने जो सपना देखा था, न बिकने वाला समाज, हमें वो समाज बनाना है। एक आखिरी शब्द यहाँ से लेकर जाइए। हुए होंगे बहुत से गद्दार, हुए होंगे बहुत से गद्दार, मगर हमारे खून में मिलावट नहीं है। जाएगी तो जान जाने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से अब विमुख नहीं होंगे। ललकार है सत्ता की,
तो 17 तक जाएंगे। आज यहाँ कसडोल में खड़े हैं, पलारी बलौदा बाजार, जहाँ भी जाएंगे ललकार से कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा वालों, तुम्हारे राज में भारत और जो भारत देश की जनता है ये सब गड्ढे में गई है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय काशीराम।